Good evening, friends. I was going to start with some confessions, but I've seen some of my teachers sitting here. So there goes the end of my entire introduction. I was quite nervous when Professor Ram Kumar invited me here, and I tried very hard to tell him that we actors are fools and we have no business being here amongst the intelligentsia, but he is quite insistent. I'd like to start by thanking Arnab Goswami, who has done start by thanking Arnab Goswami, who has done more for, definitely for my popularity than any of my films have, and also I think done more for our collective cause than some of us have been able to do. This whole last month has been quite volatile, and a lot has been said, and this particular entity called the nation has often been invoked and in a variety of ways. So when we were thinking of reading poems, I thought I would start with a poem about the nation from one of, I think, the most special and also, I think, a poet who is very important for us to remember and read in these times. ये एक पंजाबी कवि थे, इनका नाम अवतार सिंह संधू था, पाश के नाम से लिखते थे। तो मैं आज की शुरुआत करूंगी इनकी एक कविता जिसका नाम है भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वो भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं और उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर है, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। मैं इसके पहले कि आगे जाऊं, sorry, I should have said this before, but I am very honored that Dr. Chaman Lal is also here, and I just want to say कि जिस translation का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ही बेहतरीन translation उन्होंने करी है, and मैं खुद JNU की छात्रा हूँ, so I am very honored and और जितने भी पाश की जो भी कविता होंगी उन सब का अनुवाद डॉक्टर चमन लाल ने किया है। कुछ पोएम्स यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। एक और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई इस पूरे दौरान, पिछले 2-3 हफ्तों में। ऐसा लगने लगा कि जो बहादुर सिपाही हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर्स पे शहीद होते हैं वो JNU के स्टूडेंट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि JNU के स्टूडेंट्स ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे सिपाही सियाचिन में मारे जा रहे हैं। तो ये क्या बाइनरी थी मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन इस रिलेटेड मुद्दे पर भी पाश की एक कविता है। तो जब मैं इस बारे में सोच रही थी मुझे ये कविता याद आई जो मैं आपके साथ अगली कविता शेयर करना चाहूँगी। इस कविता का नाम है अपनी असुरक्षा से, और ये कविता मैं अर्नब गोस्वामी को डेडिकेट करना चाहूँगी। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीन होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज,
जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेघ की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बल्लियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा। हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा कि वीरता बस सरहदों पर अगर देश की सुरक्षा को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा कि वीरता बस सरहदों पर परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा और फिर हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। ये जो अगली कविता है, मैं बहुत ही हाल ही में इस कविता के से मुखातिब हुई थी, और 3-4 आई थिंक लास्ट वीक मैं पेपर पढ़ रही थी, और एक बहुत ही सज्जन आदमी हैं, आगरा में बीजेपी के एमएलए हैं कथेरिया साहब, और उनके मित्र हैं फतेहपुर सीकरी से, वो बीजेपी के एमएलए हैं, और उनके कुछ बहुत ही उच्च विचार थे मुसलमानों के बारे में, और मुसलमानों का क्या हश्र होना चाहिए उसके बारे में। और उन्होंने शायद एक निजी डिस्प्यूट को एक बहुत ही कमाल का एक राजनीतिक रंग दिया, और एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला हाईली रिफाइंड थ्योरी बनाई, जिसे रिवेंज कहते हैं। तो मैं जब वो न्यूज़ आइटम पढ़ रही थी तो मुझे ये कविता याद आई, मैंने सोचा मैं शेयर करूं आपके साथ। इस कविता का नाम है वे मुसलमान थे, और इसके कवि, और मुझे इस कवि का नाम पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, ऐसा ब्राह्मण नाम मैंने बहुत दिन से नहीं सुना था। इसके कवि हैं देवी प्रसाद मिश्र। तो वे मुसलमान थे। थोड़ी लंबी है। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए, और अच्छा ही होता अगर हम कबीर की समझदारी का थोड़ा ज्यादा सहारा लेते लाइफ में। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह ही पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सीस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थीं। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर्य बिखेर देते थे। निर्माण के लिए वे बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इसी तरह होते थे, कि प्रायः
पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे न होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद न होता, मेहराबे न होती, गुंबद न होता, आदाब न होता, मीर मखदूम मोमिन न होते, शबाना न होती। वे न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता। वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर न होता। वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता। मुसलमान न होते तो 1857 न होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे। वे मेरठ से डरते थे। वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे। वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे फिलिस्तीनी नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे। वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे। वे कपड़े सिलते थे। वे ताले बनाते थे। वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाजें पूरे शहर में गूंजती रहती थीं। वे शहर के बाहर रहते थे। वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे, अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे होते थे। खबरें आती थीं। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थीं। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार की नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बार सर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कहीं और चले जाएं, लेकिन जा नहीं सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं, तो नहीं रह सकते थे। वे आधा जिब्हा बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे इसलिए तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को खींचे रहते थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। ये शायद स्वर्गीय बाल ठाकरे जी थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे लेकिन वे चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदुकुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सके वे उस तरह के सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी कविता है और आई थिंक डिस्कशन के लायक है, क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्प ये लगा कि हर वो स्टीरियोटाइप जिसे राइट विंग उठाता है, ये एक तरीके से हर उस स्टीरियोटाइप को एड्रेस करती है और बिना नकारते हुए
ऑलमोस्ट, इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगी। ये अगली कविता, जब भी आप बस हो गया आप मुझे बता सकते हैं। ये अगली कविता मेरी बहुत ही मनपसंद कविता है, पाश की। चमनलाल सर ने ट्रांसलेट की है, बहुत ही बेहतरीन ट्रांसलेशन की है। और आई थिंक ये कविता उस अच्छे दिन वाले कैंपेन का जवाब है। प्रतिबद्धता। I might be in jail at the end of this little assembly. प्रतिबद्धता। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारी मांसपेशियों में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठों पर उभरे चाबुकों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा हुआ भविष्य है, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह सचमुच का देखना चाहते हैं। जिस तरह सूरज, हवा और बादल घरों और खेतों में हमारे अंग संग रहते हैं, हम उसी तरह हुकूमतों, विश्वासों और खुशियों को अपने साथ साथ देखना चाहते हैं। ताकतवरों, हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। हम उस तरह का कुछ भी नहीं चाहते जैसे शराब के मुकदमे में किसी टाउट की गवाही होती है, या जैसे अर्नब गोस्वामी के सवाल होते हैं, या जैसे जी न्यूज के डॉक्टर वीडियोस होते हैं। सॉरी, हम उस तरह का कुछ भी नहीं चाहते जैसे शराब के मुकदमे में किसी टाउट की गवाही होती है, जैसे पटवारी का ईमान होता है, या जैसे किसी आरती की कसम होती है। हम चाहते हैं अपनी हथेली पर कोई इस तरह का सच जैसे गुड़ के पथ में कण होता है, जैसे हुक्के में निकोटीन होती है, जैसे मिलन के समय महबूब के होठों पर मलाई जैसी कोई चीज होती है। हम नहीं चाहते पुलिस की लाठियों पर टंगी किताबों को पढ़ना, हम नहीं चाहते फौजी बूटों की टाप पर हुनर का गीत गाना। हम तो वृक्षों पर खनकते संगीत को अरमान भरे पोरों से छूकर देखना चाहते हैं। आंसू गैस के धुएं में नमक चाटना या अपने ही जीभ पर अपने ही लहू का स्वाद चखना किसी के लिए भी मनोरंजन नहीं हो सकता, लेकिन हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी और। दो दिन पहले जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को बेल मिली और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शानदार स्पीच दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो जेल में जो उनके जो सिपाही थे उनसे बात करते थे। उनके अरेस्ट के शायद 2 हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स पर जो रोहित वेमुला के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज किया था। तो इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस को मैं ये कविता डेडिकेट करना चाहती हूँ, शायद मुंबई पुलिस को भी और भारत के बाकी पुलिस फोर्स। ये कविता एक बहुत ही टैलेंटेड नए कवि ने लिखी है जिनका नाम दीपांकर गिरी है। वो एक स्क्रीन राइटर भी हैं, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, अब फीचर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रगलर है, लेकिन बेहतरीन कवि है। आई थिंक सम ऑफ द बेस्ट पोएम्स जो मैंने हाल ही में पढ़ी है। तो दीपांकर गिरी की ये कविता है, मटमैले टोप वाली नौकरी, फॉर यू ऑलवेज दिल्ली पुलिस। ये मटमैला टोप पहनकर तुम किसे डराते हो? ये मटमैला टोप पहनकर तुम किससे डरते हो? किसका सर है ये और किसका टोप? किसका है ये मटमैला राजमुकुट जिसे पहनकर तुम एक पल के लिए अपनी मूंछें छोटी करवा लेते हो और अपनी बंदूक की नाल और ज्यादा साफ करने लगते हो? तुम्हें अच्छा लगता होगा शायद ये रंग, इसलिए इसे पहनकर तुम बन जाते हो कुछ और, वो नहीं जो तुम हो, वो भी नहीं जो तुम बन सकते थे। जैसे कोई बच्चा कबाड़ी के कपड़े पहनकर खुद को इंसान नहीं कबाड़ समझने लगता है। तुम्हें जरूर अच्छा लगता होगा ये रंग,
इसलिए तुम्हें जब जिसने जैसा टोप पहनने को कहा, तुमने बिना प्रतिरोध किए उसे पहन लिया। पर क्या इस टोप का रंग तुम्हारे चेहरे से मिलता है? इसका रंग उस बादल जैसा भी तो नहीं जिसको घुमड़ते उमड़ते देख तुम भाग निकलते थे नदी की तरफ और नदी के साथ भीगते थे अनवरत। इसका रंग तो उस रात जैसा है जब तुम अपने घर में चुपचाप सो रहे थे और वे तुम्हारे घर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। हाँ, इस टोप का रंग उस रात के रंग से मिलता है। जब तुम इस टोप को पहनते हो तब तुम्हारे लंबे लंबे बाल उसकी कनपट्टी में छुप जाते हैं, बाल जिन पर तुम्हारी महबूबा दुनिया की सबसे कोमल उंगलियां फिराती थी। और जानते हो, इस टोप को पहनकर तुम बिल्कुल गंजे लगते हो। हाँ, इस टोप को पहनकर तुम बिल्कुल गंजे लगते हो, जैसे तुम्हारे दादा थे जिनके टकले को तुम तबला समझते थे। क्या वापस पाओगे उस बाल को, या वो तुम्हारे चमकीले बाल गुम हो जाएंगे तुम्हारे टोप के नीचे लगे जाल में? देखा, तुम्हारा ये जाल ठीक तुम्हारे आंखों के सामने बुना गया है ताकि सब कुछ देख सको तुम, सिर्फ उस जाल को नहीं। तुम्हारे साथ कई हजार टोपे एक साथ लाइन में खड़ी हैं, जैसे इतिहास में खड़ी हैं कई हजार तोपे एक साथ। तुम्हारे इस टोप के सामने अक्सर होते हैं बेकार नौजवान, वे नौजवान जिनमें तुम भी कभी शामिल थे, और तुम्हारे सामने खड़े रहते थे वही टोप। तुम समाज के पिछले तबके से आते थे, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये नौकरी मिली थी, और नौकरी मिलते ही तुमने अगली बरसात में ढह जाने वाले घर को संभाल लिया, और साथ ही संभाल लिया उस टोप को भी, जिसे पहनकर तुम उनको गेट से भीतर आने से रोक दिए जो तुम्हारे ही जाति से थे, तुम्हारे ही तबके के थे, और तुम्हारी ही नौकरी के लिए मर रहे थे। तुम भूल गए तब तुम्हारे जमीन पर नीम की बोरियां गिरनी बंद हो गई थी जब विकास का हवाला देकर सरकार ने उसे हथिया लिया था। कितनी मुश्किल से तुमने अपनी बहन के नहाने के लिए टीन के घेरे से बगैर छत की बाथरूम बनाई थी। उन दिनों तुम चार दीवारी बनाते थे, अब तुम बैरिकेड बनाते हो, और हाथ में आंसू गैस के गोले लिए कई घरों तक आंसू के कतरे छोड़ आते हो। और आखिरी दिन जब तुम्हारे कानों में ऑर्डर गूंजता है और तुम अपनी ही किसी टोप वाले की गोली का शिकार हो जाते हो, तब पहले तुम्हारा वो टोप गिरता है, फिर तुम्हारा सर गिरता है, और तुम ये भी नहीं समझ पाते कि सबसे पहले तुम्हें छोड़कर वो टोप ही गया था, और आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ तुम्हारे बाल ही थे। तुम ये भी नहीं समझ पाए कि तुम्हारे ऊपर ये टोप किसने डाला, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सर और टोप के बीच फासला बहुत कम था। ये अगली कविता छोटी सी है, पाश की, और मुझे लगता है कि जो रोहित वेमुला का बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक जो सुसाइड था, जिसे मतलब जिस पर डिबेट है कि वो सुसाइड था या उसे हम कुछ और कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहेंगे। आई थिंक कि ये जो पोएम है ये रोहित की मेमोरी को डेडिकेट होनी चाहिए। घास। मैं घास हूँ, मैं तुम्हारे घर किए घरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मुझे क्या करोगे? मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो। बंगा और संगरूर पंजाब के दो जिले हैं, सॉरी। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना का जिला। मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, ये कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना।
जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं तुम्हारे हर किए धरे पर उगाऊंगा। ये बहुत छोटी सी, लेकिन उतनी छोटी नहीं है। पसीने इस कविता का नाम है। दीपांकर गिरी, जिसकी पटमेले टोप वाली नौकरी मैंने पढ़ी थी, वो इन्होंने, दीपांकर ने लिखी है। एग्जैक्टली हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये कविता इस सारे जितनी भी राजनीति हम देखते हैं उसके बॉटम पे जो जिस शख्स का इस्तेमाल होता है उसके बारे में है। तो आई थॉट कि इसे भी पढ़ लिया जाए। एक्टर को कभी माइक नहीं देना चाहिए ऐसे, और एक सभ्य ऑडियंस नहीं देना चाहिए, फिर हमें पता नहीं चलता कब चुप हो जाए। पसीने। कभी पसीने से बात करो तो वो तुम्हें लाजवाब कर देगा। पसीने का रंग बड़ा बदरंग होता है, लेकिन उसके तर्क के सामने तुम टिक नहीं सकते। उसकी चिपचिपाहट के भीतर एक ठोस बर्फ है। तुम्हारी ठोस दिखती काया भीतर से थुल-थुल है। इतने ठोस होते हैं पसीने जितने काई भी नहीं होते। इतने ढीठ होते हैं पसीने जितने सांड भी नहीं होते। इसलिए वे हर रात फिर से वहीं सोए जाते हैं। इसलिए हर रात वे फिर से वहीं सोए पाए जाते हैं जहां पिछली रात 7 अंतड़ियां निकलकर फुटपाथ पर फैल गई थी। पसीने सीधा सोचते हैं, बिल्कुल पानी की तरह, किसी भी बर्तन में फिट होने को तैयार। लेकिन पानी कुछ नहीं कर सकते। पसीने नमक पैदा कर सकते हैं। पसीने नमक पैदा कर सकते हैं। पसीने जिस दिन ये राज जान गए कि वो नमक बन सकते हैं, उस दिन वे पानी से खुद को अलग कर लेंगे और आपके सामने खड़े होकर कहेंगे, जनाब, जो लाख ईंटें लगा सकता है वो एक ईंट हटा भी तो सकता है। ये अगली कविता भी दीपांकर ने लिखी है। ये थोड़ी पर्सनल सी कविता है। हम सब जब बम्बई आए थे अगेंस्ट सम गुड पेरेंटल एडवाइस एंड एडवाइस ऑफ अदर एल्डर्स इन द फैमिली। हम जब बॉम्बे आए थे, हम सब यूनिवर्सिटी से निकल के, यूनिवर्सिटी में हम सब सो कॉल्ड प्रगतिशील झोला लटकाओ वाले लोग थे। यहाँ आकर हील पहनना सीखना पड़ा, मैनिक्योर, फेशियल, पेडिक्योर, ये सब। तो हमारे उस वक्त के फ्रस्ट्रेशन के नाम ये कविता लिखी थी दीपांकर ने हमारे ही ग्रुप पर, जो हर हफ्ते सैटरडे को मिलके शराब पी के जनवादी गीत गाती थी। इस कविता का शीर्षक है हवा के सहारे। हवा के सहारे टंगे हुए हैं हम। न हमसे कोई मोहब्बत करता है, न नफरत। न कोई हमें खरीदता है, न हम किसी के हाथों बिकते हैं। हम चाहते हैं सब हमारे साथ हो। हम चाहते हैं कुछ लोग हमारे साथ न भी हों, क्योंकि लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसलिए उनकी तरफ भी कुछ लोग चाहते हैं। वे हमें जानते हैं अच्छी तरह से। हम न क्रांति करते हैं, न शांति से बैठते हैं। न हम रुके हुए हैं, न हम चलते हैं। हमें हर वक्त उन्हीं का फोन आता है, जबकि हम किसी और की आवाज सुनने को बेताब हैं। कभी हम अंधेरे से भागते हैं, कभी रोशनी से। कभी अमावस की तरह चल पड़ते हैं, कभी चांदनी के नीचे बैठ जाते हैं। हम चाय भी पीते हैं, हम शराब भी पीते हैं। न हम सोते हैं, न हम जागते हैं। न हम हंसते हैं, न हम रोते हैं। हम कभी शहर में जंगल चाहते हैं, कभी जंगल में शहर बसाना चाहते हैं। न हम नियम का पालन करते हैं, न कोई नियम तोड़ते हैं। न हम पढ़ते हैं, न किताबों से दूर रहते हैं।
हमें अखबारों के पन्ने अच्छे नहीं लगते, इसलिए अखबारों को भी हम अच्छे नहीं लगते। हम अपने कपड़ों से कम उनके कपड़ों से ज्यादा परेशान हैं। हम अपनी आंखों से नहीं, उनके चश्मों से परेशान हैं। जब हम सूरज बन जाते हैं तो उनको हमसे डर लगता है। जब हम चांद बन जाते हैं तो वे हमें डराने लगते हैं। जब हम खड़े हो जाते हैं तो उनके पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम झुक जाते हैं तो वे चेहरा सीधा कर घंटी बजाते हैं। वे हमारी बढ़ी हुई दाढ़ी से खतरा सूंघते हैं। हम उनके चिकने गालों पर पेड़ उगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं वे हमारे छत के नीचे आ जाएं। पर कैसे? हम तो खुद हवा में टंगे हैं, जहां न छत है न नींव। So before I share my last poem today with you, so this is not the last, I would like to just read out a poem that I read quite by chance when I was stealing this book from someone, a very wonderful gentleman who was once my boss. I don't know if I hope he's not here, and I don't think he knows that I took this book. This is a translation, an English translation of the poems of Namdev Thasar, which I'm sure you all are all familiar with. It's a very brilliant translation by Dilip Chitresar, and I read this poem and it blew my mind and made me very ashamed. So it's titled in translation, Man, You Should Explode. Man, you should explode yourself to bits to start with. Jive to a savage drumbeat. Smoke hash, smoke ganja. Chew opium, bite lal pari. Guzzle country booze if too broke. Down a pint of the cheapest dalda. Stay tipsy day and night. Stay tight round the clock. Cuss at one and all. Swear by his mom's twat, his sister's cunt. I hope everyone over here is over the age of 18. Cuss at one and all, swear by his mom's twat, his sister's cunt, abuse him, slap him in the cheek and pummel him. Man, you should keep handy a rampuri knife, a dagger, an axe, a sword, an iron rod, a hockey stick, a bamboo. You should carry acid bulbs and such things on you. You should be ready to carve out anybody's innards without batting an eyelid. Commit murders and kill the sleeping ones. Turn humans into slaves, whip their asses with a lash. Cook your beans on their bleeding backsides, rob your next-door neighbors, bust banks, fuck the mothers of moneylenders and the stinking rich, cut the throat of your own kith and kin by conning them, poison them, jinx them. You should hump anyone's mother or sister anywhere you can. Engage your dick with every missy you can find. Call nobody too old to be screwed. Call nobody too young, nobody too green to shag. Lay them all one and all. Perform gang rapes on stage in public, make whorehouses grow, live on a pimp's cut the women's noses, tits, make them ride naked on a donkey through the streets to shame them. Man, one should dig up roads, yank off bridges, one should topple down streetlights, smash up police stations and railway stations. One should hurl grenades, one should drop hydrogen bombs to raise literary societies, schools, colleges, hospitals, airports. One should open the manholes of sewers and throw into them Plato, Einstein, Archimedes, Socrates, Marx, Ashok, Hitler, Camus, Sartre, Kafka, Baudelaire, Rimbaud, Ezra Pound, Hopkins, Goethe, Dostoevsky, Mayakovsky, Maxim Gorky, Edison, Madison, Kalidas, Tukaram, Vyas, Shakespeare, Gyaneshwar, and keep them rotting there with all their words. One should hang to death the descendants of Jesus, the Paigambar, the Buddha, and Vishnu. One should crumble up temples, churches, mosques, sculptures, museums. One should blow with cannonballs all priests and inscribe epigraphs with cloth soaked in their blood. Man, one should tear off all the pages of all the sacred books in the world and give them to people for wiping shit off their asses when done. Remove sticks from anybody's fence and go in there to shit and piss and muck it up.
menstruate there, cough out phlegm, sneeze out goo, choose what offends one's sense of odor to wind up the show, raise hell all over the place, from up to down and in between. Man, you should drink human blood, eat spit, roast human flesh, melt human fat and drink it, smash the bones of your critics' shanks on hard stone blocks to get them marrow. Wage class wars, caste wars, communal wars, party wars, crusades, world wars. One should become totally savage, ferocious and primitive. One should become devil may care, create anarchy. Launch a campaign for not growing food, kill people all and sundry by starving them to death. Kill oneself too, let disease thrive, make all trees lifeless. Take care that no bird ever sings. Man, one should plan to die groaning and screaming in pain. Let all this grow into a tumor to fill the universe, balloon up and burst at a nameless time to shrink. After this, all those who survive should stop robbing anyone or making others their slaves. After this, they should stop calling one another names, white or black, Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Shudra. Stop creating political parties, stop building property, stop committing the crime of not recognizing one's kin, not recognizing one's mother or sister. One should regard the sky as one's grandpa, the earth as one's grandma. And coddled by them, everybody should bask in mutual love. Man, one should act so bright as to make the sun and the moon seem pale. One should share each morsel of food with everyone. One should compose a hymn to humanity itself. Man should sing only the song of man. So, before I read my last poem, I'd just like to thank everyone who is part of this wonderful initiative called Mumbai Collective for organizing this and for creating this platform, and also for having me to participate in it. I think that a lot of far wiser people have reiterated the need before me that this is a time for creating relationships across our different thoughts, across the fact that some of us wear heels and some of us wear jhulas, across the fact that there are big words that some of us don't understand and big words that sometimes bore some of us, but still it's important to create those relationships. And I think Mumbai Collective is doing a very, I don't know, very precious thing by doing this. So I think that in the spirit of this program today, I would like to read the last poem by Pash, of course, translated by Chamanlal sir. हम लड़ेंगे साथी. I'm going to apologize in advance for slurring through this poem. It's my favorite poem, but I can never seem to get it right fully, and I remember it as a song, but I'm going to recite it as a poem. So, sorry in advance. हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए. हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए. हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े. हम लड़ेंगे साथी. हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर. हल की लीक अब भी बनती है चीखती धरती पर. ये काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता रहता है. सवाल के कंधों पर सवार होकर, कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी. बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी. हम लड़ेंगे तब तक कि जब तक बीरू बकरीहा बकरियों का मूत पीता है. खिले हुए सरसों को बीजने वाले जब तक खुद नहीं सूंघते कि सूजी हुई आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता. जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला घोटने के लिए विवश हैं, हम लड़ेंगे साथी. हम लड़ेंगे कि दफ्तरों के बाबू लिखते हैं लहू. हम लड़ेंगे कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर. हम लड़ेंगे साथी. हम लड़ेंगे तब तक कि दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है. जब तक बंदूक न हुई
तो तलवार होगी, तलवार ना हुई तो लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत बाकी होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए, हम लड़ेंगे साथी। Thank you.